क्या तुम्हें षड्यंत्र सिद्धांत पसंद हैं? जो लोग नहीं जानते उनके लिए षड्यंत्र सिद्धांत वे विश्वास हैं जिनमें माना जाता है कि कोई गुप्त समूह या शक्तिशाली लोग कोई योजना बना रहे हैं और उसे आम जनता से छुपा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ षड्यंत्र सिद्धांत सच साबित हुए हैं और इस वीडियो में हम यही जानेंगे। कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें मानना लगभग नामुमकिन लगता है। उदाहरण के लिए, पहले किसी ने कहा था कि CIA ने एक बिल्ली बनाई थी जिसमें छुपा हुआ लिसनिंग डिवाइस था जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एप्पल जानबूझकर कुछ पुराने आईफोन की परफॉर्मेंस को धीमा कर देता है। शुरुआत में ये कहानियां सिर्फ षड्यंत्र सिद्धांत जैसी लगती थीं, लेकिन जब दस्तावेज और जांच सामने आई तो पता चला कि इनमें से कुछ में सच्चाई भी है। आइए हम शीत युद्ध के समय से शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। जासूसों का काम बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो उसे कैद किया जा सकता है या मारा भी जा सकता है। इसलिए CIA ने गुप्त बातचीत सुनने के लिए ऐसा तरीका सोचा जिसमें किसी इंसान को पास जाने की जरूरत न पड़े। 1964 में CIA ने बिल्ली का इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस प्रोजेक्ट को अकूस्टिक किटी कहा गया। योजना थी कि बिल्ली में एक छोटा माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर लगाया जाए। जब बिल्ली लोगों के पास जाती तो उसके शरीर में लगा डिवाइस उनकी बातचीत सुनता। कागज पर यह एक अच्छी योजना थी क्योंकि बाहर घूमती हुई बिल्ली को देखना आम बात है। लोग किसी बिल्ली पर तुरंत शक नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक साधारण समस्या थी। किसी बिल्ली को यह आदेश देना आसान नहीं है कि उसे कहां जाना है। टेस्ट में बिल्ली वहीं जाती थी जहां उसका मन करता था, चाहे डिवाइस काम भी करे। CIA इस बात पर भरोसा नहीं कर सकती थी कि बिल्ली सही समय पर सही इंसान के पास जाएगी। इसी वजह से 1902 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। 1967 में अकूस्टिक किटी का इस्तेमाल किसी असली जासूसी मिशन में नहीं किया गया। एक मशहूर कहानी भी है कि बिल्ली को सोवियत दूतावास के पास छोड़ा गया था और तुरंत ही उसे एक टैक्सी ने कुचल दिया। लेकिन खुद CIA के अनुसार वो कहानी सच नहीं है। स्पाई कैट प्रोजेक्ट सच में था, लेकिन इसके बारे में फैली हर कहानी सच नहीं है और CIA ने अजीबोगरीब जासूसी तकनीक बनाना भी नहीं छोड़ा। 1970 के दशक में उन्होंने एक छोटी उड़ने वाली मशीन बनाई जो ड्रैगन फ्लाई जैसी दिखती थी। इसे इंसेक्टोटॉप्टर कहा गया। ये एक बहुत ही छोटी ड्रोन जैसी थी। इसका मकसद था इसे टारगेट के पास उड़ाना ताकि बातचीत को सुना जा सके बिना आसानी से पकड़े जाने के। ये उड़ सकती थी, लेकिन ये बहुत हल्की थी। जब हवा थोड़ी तेज होती थी तो ये सही दिशा में नहीं रह पाती थी। इसी वजह से इंसेक्टोटॉप्टर असली जासूसी मिशन के लिए व्यवहारिक नहीं रही। ये दोनों प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि कभी-कभी जो कहानियां काल्पनिक लगती हैं, उनके पीछे भी सच्चाई छुपी होती है। कुछ दशकों बाद एप्पल के बारे में एक और आरोप फैल गया। कई आईफोन यूजर्स ने देखा कि उनके पुराने फोन की परफॉर्मेंस जैसे कमजोर हो रही है। इस वजह से कुछ लोग सोचने लगे कि शायद एप्पल जानबूझकर पुराने आईफोन की परफॉर्मेंस कम कर देता है ताकि ग्राहक नया मॉडल खरीदें। काफी समय तक कोई साफ जवाब नहीं था, लेकिन दिसंबर 2017 में गीक बेंच के जॉन पूल ने कई आईफोन की परफॉर्मेंस की जांच की। उन्होंने देखा कि कुछ पुराने आईफोन जिनकी बैटरी पुरानी या कमजोर थी, वे धीमे चल रहे थे। जब बैटरी बदल दी गई तो फोन की तेज परफॉर्मेंस वापस आ गई। ज्यादा समय नहीं बीता था कि एप्पल ने पुष्टि की कि वह सच में एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है ताकि कुछ आईफोन की अधिकतम परफॉर्मेंस को कम किया जा सके जब उनकी बैटरी कमजोर हो जाती है। लेकिन एप्पल ने कहा कि इसके पीछे एक वजह है कि उन्होंने ऐसा किया। जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती है, उसकी अचानक ज्यादा पावर देने की क्षमता कम हो जाती है। जब बैटरी फोन की जरूरत के हिसाब से पावर नहीं दे पाती, तो आईफोन अचानक बंद हो सकता है। ऐसे अचानक शटडाउन को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर कुछ मौकों पर प्रोसेसर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पावर को कम कर देता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई पुराना बैटरी से चलने वाला खिलौना हो। जब बैटरी नहीं होती है तो वह खिलौने को तेजी से चला सकती है, लेकिन जब बैटरी कमजोर हो जाती है तो अगर खिलौना ज्यादा पावर मांगता है तो वो अचानक रुक सकता है। इसलिए आईफोन में सॉफ्टवेयर पहले परफॉर्मेंस को कम कर देता है ताकि फोन अचानक बंद न हो जाए। बड़ी समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि कुछ आईफोन धीमे हो गए। कई ग्राहक नाराज हो गए क्योंकि उन्हें शुरू में यह स्पष्ट नहीं बताया गया था कि एप्पल ऐसा करता है। एक यूजर सोच सकता है कि अब उसे नया फोन खरीदना पड़ेगा, जबकि असली समस्या सिर्फ बैटरी के पुराने होने की है। विवाद के बाद एप्पल ने आईफोन की बैटरी की स्थिति के बारे में ज्यादा स्पष्टता से जानकारी देना शुरू किया। बैटरी हेल्थ में अब यूजर देख सकता है कि बैटरी कमजोर हो गई है या नहीं और क्या इससे फोन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है। बैटरी बदलवाने से भी बेहतर परफॉर्मेंस वापस आ सकती है। तो इन दोनों कहानियों में एक महत्वपूर्ण सबक है।
ये सच है कि CIA ने एक बिल्ली को जासूसी डिवाइस बनाने की कोशिश की थी। ये भी सच है कि एप्पल कुछ आईफोन की परफॉर्मेंस कम कर देता है जब बैटरी कमजोर हो जाती है। और एक और है, अगली कहानी एक ऐसी कार के बारे में है जो अमेरिका के सबसे मशहूर सेफ्टी स्कैंडल्स में से एक बन गई थी। ये है फोर्ड पिंटो। 1970 के शुरुआती दौर में फोर्ड एक छोटी और सस्ती कार बनाना चाहता था जो इंपोर्टेड गाड़ियों का मुकाबला कर सके। इसलिए उन्होंने पिंटो बनाई। ये जल्दी ही लोकप्रिय हो गई और बहुत सारे अमेरिकियों ने इसे खरीदा। लेकिन जैसे जैसे पिंटो सड़कों पर बढ़ती गई, एक गंभीर समस्या सामने आई। जब कुछ पिंटो को पीछे से तेज टक्कर लगती थी तो फ्यूल टैंक टूट सकता था और पेट्रोल बाहर आ सकता था। अगर कोई चिंगारी निकलती तो गाड़ी में आग लग सकती थी। पिंटो का फ्यूल टैंक रियर एक्सल के पीछे और कार के पिछले हिस्से के बहुत पास था। कुछ दुर्घटनाओं में इसे गाड़ी के नीचे के दूसरे हिस्सों से भी टक्कर लग सकती थी। इसी वजह से कुछ हादसों में आग लग गई और कई लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। आखिरकार अमेरिकी सरकार ने इस समस्या की जांच शुरू कर दी। 1978 में सुरक्षा नियामकों ने कहा कि पिंटो के फ्यूल सिस्टम में समस्या है, जिससे पीछे से टक्कर लगने पर पेट्रोल का भारी रिसाव हो सकता है। फोर्ड ने लगभग 1.5 मिलियन फोर्ड पिंटो और मर्क्यूरी बॉबकैट को रिकॉल करने के लिए सहमति दी ताकि समस्या को ठीक किया जा सके। यहीं से एक और भी चौंकाने वाली कहानी फैल गई। कहा जाता है कि फोर्ड को पता था कि पिंटो खतरनाक है, लेकिन उन्होंने इसे ठीक ना करने का फैसला किया क्योंकि सभी कारों को ठीक करने के मुकाबले मरने या घायल होने वालों को मुआवजा देना सस्ता पड़ता था। एक असली फोर्ड दस्तावेज है जिसमें सुरक्षा सुधारों की लागत और संभावित मौतों और चोटों के खर्च की तुलना की गई थी। ये सच है कि फोर्ड पिंटो में गंभीर सुरक्षा समस्या थी और इसी वजह से बड़ी रिकॉल करनी पड़ी। लेकिन जो मशहूर कहानी है कि फोर्ड ने सीधे पैसे को लोगों की जान से ऊपर चुना, वह बहुत ज्यादा सरलीकृत है। फोर्ड ने सच में लागत विश्लेषण किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्ड ने जानबूझकर पिंटो को ठीक न करने का फैसला सिर्फ पैसे बचाने के लिए किया। असल में जो हुआ वो कहीं ज्यादा जटिल था। असली समस्या ये थी कि फोर्ड ने सुरक्षा समस्या पूरी तरह से ठीक करने से पहले ही बहुत सारे पिंटो बेच दिए थे। इसलिए पिंटो के मामले ने दिखाया कि किसी उत्पाद का सिर्फ बुनियादी सुरक्षा नियमों पर खरा उतरना ही काफी नहीं है। कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका इस्तेमाल करना वाकई सुरक्षित है। जब कोई गंभीर खतरा सामने आता है तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह तुरंत उसकी जांच करे और उसे ठीक करे। और अब कार के बाद चलिए अब खाने की बात करते हैं। बहुत से लोग मानते थे कि सिर्फ वसा ही दिल की बीमारी का मुख्य कारण है, लेकिन बाद में कुछ पुराने दस्तावेज सामने आए जिनसे पता चला कि शुगर इंडस्ट्री का एक बड़ा समूह था जो चुपचाप शुगर और दिल की बीमारी पर रिसर्च में मदद कर रहा था। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों के बीच दिल की बीमारी के कारणों को लेकर बड़ी बहस चल रही थी। कुछ शोधकर्ता संतृप्त वसा पर ध्यान दे रहे थे, वहीं कुछ अन्य ये अध्ययन कर रहे थे कि क्या अधिक चीनी का भी बड़ा प्रभाव है। ये शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर जनता ये मान लेती कि ज्यादा चीनी दिल के लिए हानिकारक है, तो मीठे खाने और पेय पदार्थों की खरीद कम हो सकती थी। 1965 में शुगर रिसर्च फाउंडेशन, शुगर इंडस्ट्री द्वारा समर्थित एक समूह ने हार्वर्ड के वैज्ञानिकों को शुगर पर समीक्षा तैयार करने के लिए पैसे दिए। फैट और दिल की बीमारी के बारे में यह समीक्षा कोई नया प्रयोग नहीं थी। इसमें अन्य वैज्ञानिकों द्वारा पहले से किए गए शोधों का अध्ययन किया गया और फिर उन्हीं से निष्कर्ष निकाला गया। समस्या ये थी कि जनता को यह नहीं बताया गया कि चीनी उद्योग की कंपनियों ने ही उस रिसर्च के लिए पैसे दिए थे। उस समय ये नियम इतने सख्त नहीं थे कि किसने फंडिंग दी है यह बताना जरूरी हो, और उनका अध्ययन 1967 में प्रकाशित हुआ था। और यहां उन्होंने ज्यादा जोर दिया कि सैचुरेटेड फैट ही दिल की बीमारी का मुख्य कारण है। उनके अनुसार इस बीमारी में शुगर का असर और सबूत बहुत कम है। कई सालों बाद शोधकर्ताओं ने शुगर रिसर्च फाउंडेशन और हार्वर्ड वैज्ञानिक के बीच पुराने पत्र देखे। दस्तावेजों से पता चला कि शुगर इंडस्ट्री ने रिसर्च के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने शोधकर्ताओं को वे अध्ययन भी दिए जिन्हें वे इस्तेमाल करना चाहते थे, और उन्होंने ड्राफ्ट को सार्वजनिक रूप से जारी होने से पहले देखा। और 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के शोधकर्ताओं ने इन पुराने दस्तावेजों का अपना विश्लेषण जारी किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि शुगर इंडस्ट्री ने शायद इस बात में मदद की कि दोष फैट पर जाए, शुगर पर नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैचुरेटेड फैट सुरक्षित है और सिर्फ शुगर ही खराब है। दोनों को ही ज्यादा मात्रा में लेने पर कम करना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जनता को यह साफ नहीं बताया गया कि शुगर इंडस्ट्री ने ही रिसर्च के लिए पैसे दिए थे। इसलिए लोगों को यह पता नहीं चलता कि किसी बिजनेस को भी रिसर्च के नतीजों से फायदा हो रहा है।
यहीं से समझ आता है कि यह जानना क्यों जरूरी है कि किसी रिसर्च को फंड किसने किया है। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि यूनिवर्सिटी या वैज्ञानिक मशहूर हो, यह भी साफ होना चाहिए कि किसने पैसे दिए और रिसर्च कैसे की गई। एक और कहानी है जो पहली बार सुनने में साइंस फिक्शन जैसी लगती है। कहा जाता है कि सरकार मौसम को कंट्रोल कर सकती है। सच तो यह है कि कोई भी सरकार जब चाहे पूरे मौसम को बदल नहीं सकती, लेकिन ऐसी तकनीक है जिससे बादलों से बारिश बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है और एक समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे एक सैन्य ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर सच में इस्तेमाल किया था। वियतनाम युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हो ची मिन्ह ट्रेल एक बड़ी समस्या थी। यह सिर्फ एक सरहद नहीं थी, ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क था जिसका इस्तेमाल उत्तरी वियतनामी सेनाएं करती थीं, खाने, हथियार और सैनिकों को लाने ले जाने के लिए। अमेरिकी सेना ने देखा कि जब तेज बारिश होती है तो रास्ते कीचड़ भरे हो जाते हैं और ट्रकों के लिए गुजरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ इलाकों में बारिश बढ़ाने की कोशिश करें। यहीं से शुरू हुआ एक गुप्त प्रोग्राम जिसे प्रोजेक्ट पोपाय कहा गया, जो अब ऑपरेशन पोपाय के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अमेरिकी सेना ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया। हवाई जहाज उपयुक्त बादलों में छोटे छोटे रासायनिक कण छोड़ते हैं ताकि बारिश बढ़ाने की कोशिश की जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वे बिना बादल के बारिश बना सकते हैं। इस प्रक्रिया के काम करने के लिए पहले सही तरह के बादल और मौसम की जरूरत होती है। ऑपरेशन पोपाय का लक्ष्य कुछ सप्लाई सड़कों पर पानी बढ़ाना था ताकि रास्ते गीले और नरम हो जाएं और दुश्मन के ट्रकों के लिए गुजरना मुश्किल हो जाए। असल ऑपरेशन 1967 में शुरू हुआ और 1972 तक चला। ऑपरेशन को लंबे समय तक जनता से छुपा कर रखा गया था। जब पत्रकारों और सांसदों को इसके बारे में पता चला तो अमेरिका में युद्ध में मौसम में बदलाव के इस्तेमाल को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई। 1974 में अमेरिकी सेनेट में खुद पूर्व गुप्त मौसम संशोधन कार्यक्रम पर चर्चा की गई थी। लेकिन एक बात का साफ होना जरूरी है, यह साबित नहीं हो सका कि ऑपरेशन पोपाई वियतनाम में पूरे मौसम को नियंत्रित कर सकता था। इसका मकसद बस चुने हुए बादलों में बारिश बढ़ाने की कोशिश करना था। यह जानना भी मुश्किल है कि इसका असली असर कितना था, क्योंकि मानसून के मौसम में वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा होती है। इस डर से कि देश पर्यावरण का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता बनाया। इसे एनमोड कहा जाता है और इसे 1976 में मंजूरी दी गई थी। यह 1977 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 1978 में प्रभावी हुआ। यह पर्यावरणीय संशोधन का उपयोग हथियार के रूप में करने पर रोक लगाता है जब इससे व्यापक, दीर्घकालिक या गंभीर नुकसान हो सकता है। यह सभी शांतिपूर्ण क्लाउड सीडिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसलिए आज भी कुछ देश क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि बारिश बढ़ाई जा सके या जल आपूर्ति में मदद मिल सके। इसलिए सरकार और मौसम संशोधन से जुड़ी कहानी में कुछ सच्चाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार तूफान बना सकती है, पूरे जलवायु को बदल सकती है या जब चाहे मौसम को नियंत्रित कर सकती है। जो साबित हुआ है वो ज्यादा साधारण है। अमेरिकी सेना ने वियतनाम युद्ध में कुछ इलाकों में बारिश बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था। और अब अगली कहानी मौसम के बारे में नहीं है, ये एक धार्मिक संगठन के बारे में है जिसके कुछ सदस्य गुप्त रूप से अमेरिकी सरकार के दफ्तरों में घुसते हुए पकड़े गए थे। इस समूह का नाम चर्च ऑफ साइंटोलॉजी है। साइंटोलॉजी की शुरुआत एल रॉन हबर्ड, एक अमेरिकी लेखक, के विचारों से हुई थी। 1950 के दशक में यह समूह बढ़ा और बाद में अलग अलग जगहों पर चर्च और संगठन बनाए। जैसे जैसे साइंटोलॉजी बढ़ती गई, इसे कुछ सरकारी एजेंसियों के साथ कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इनमें से सबसे बड़े विवादों में से एक टैक्स को लेकर था। 1967 में अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा या IRS ने कैलिफोर्निया में मुख्य साइंटोलॉजी संगठन की कर मुक्त दर्जा समाप्त कर दिया। कर मुक्त दर्जा एक विशेष दर्जा है जो कुछ धार्मिक और धर्मार्थ समूहों को कुछ टैक्स से छूट देता है। बाद में अमेरिकी टैक्स कोर्ट ने IRS के फैसले का समर्थन किया और कहा कि संगठन में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां हैं और इसके कुछ प्रमुख अधिकारियों को भी पैसा गया है। लेकिन कुछ साइंटोलॉजी अधिकारियों ने सिर्फ कानूनी लड़ाई ही नहीं लड़ी। 1970 के दशक में उनके पास एक गुप्त ऑपरेशन था जिसे ऑपरेशन स्नो वाइट कहा जाता था। उनका लक्ष्य था कि साइंटोलॉजी और एल के बारे में सरकारी रिकॉर्ड्स को हासिल करना और बदलना। रॉन हबर्ड। इसे करने के लिए साइंटोलॉजी के कुछ सदस्य गुप्त रूप से सरकारी दफ्तरों में घुसे, दस्तावेज लिए और अलग अलग तरीके अपनाए जानकारी हासिल करने के लिए जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। उनके लक्ष्यों में IRS और न्याय विभाग शामिल थे। आसान शब्दों में सोचें, जैसे कोई संगठन है जिसे सरकार के पास उनके बारे में रखे रिकॉर्ड पसंद नहीं है।
कानूनी तरीके से जाने के बजाय उन्होंने गुप्त रूप से अपने सदस्यों को भेजा ताकि वे साइंटोलॉजी से जुड़ी सरकारी फाइलें हासिल कर सकें। इसी गुप्त योजना को ऑपरेशन स्नो वाइट कहा गया। इसका मकसद था कि वे सरकारी रिकॉर्ड हासिल करें या उनमें बदलाव करें जो साइंटोलॉजी के लिए परेशानी पैदा कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो किया वह अवैध था और कई सरकारी दफ्तर इससे प्रभावित हुए। ऑपरेशन स्नो वाइट एक बड़ा मामला बन गया। 1976 में 2 साइंटोलॉजी सदस्य पकड़े गए जब वे सरकारी दस्तावेज हासिल करने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं से जांच और गहरी हो गई। जुलाई 1977 में एफबीआई ने कई साइंटोलॉजी दफ्तरों पर छापा मारा और गुप्त ऑपरेशन से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए। इन रिकॉर्ड्स ने यह दिखाने में मदद की कि गार्डियन का कार्यालय, जो उस समय साइंटोलॉजी के इंटेलिजेंस और कानूनी समस्याओं को संभालता था, उसने कितनी बड़ी कार्रवाई की थी। बाद में साइंटोलॉजी के 11 उच्च अधिकारी सरकारी दस्तावेजों की चोरी से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए गए। जांच में हस्तक्षेप और अन्य अवैध गतिविधियां भी इसमें शामिल थीं। इसमें मैरी सू हबर्ड, एल रॉन हबर्ड की पत्नी और उस समय संगठन की सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक भी शामिल थीं। इसमें मैरी सू हबर्ड, जो उस समय संगठन की सबसे ऊंची अधिकारी में से एक थीं, भी शामिल थीं। हालांकि उनका नाम एक बिना आरोप लगाए नामित सहसाजिशकर्ता के रूप में लिया गया था। इसका मतलब है कि अभियोजकों ने उन्हें साजिश के अपने विवरण में शामिल किया, लेकिन उन्हें खुद अदालत में प्रतिवादी के रूप में नहीं लाया गया। इसलिए असली घटना ये नहीं थी कि साइंटोलॉजी ने अमेरिकी सरकार को बस यूं ही नियंत्रित कर लिया। उन्होंने सरकार नहीं चलाई। यह साबित हुआ है कि कुछ साइंटोलॉजी अधिकारियों और सदस्यों ने एक गुप्त ऑपरेशन किया ताकि वे सरकारी दफ्तरों में घुस सकें और दस्तावेज हासिल कर सकें। यह बहुत बड़ा अंतर है। अवैध घुसपैठ सच है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि साइंटोलॉजी ने पूरी अमेरिकी सरकार पर कब्जा कर लिया था। और अब चलिए एक और मशहूर कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो ताकतवर लोगों के बारे में है। कैलिफोर्निया में एक प्राइवेट क्लब है जिसे बोहेमियन क्लब कहा जाता है। इसकी स्थापना 1872 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। शुरुआत में इसे राइटर, आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट के सोशल क्लब के रूप में जाना जाता था, लेकिन समय के साथ इसमें कई बिजनेसमैन, वकील और राजनीतिक नेता भी शामिल हो गए। बाद में क्लब के पास नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के रेडवुड फॉरेस्ट में एक बड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। इसे बोहेमियन ग्रोव कहा जाता है। हर गर्मियों में वहां क्लब के सदस्य और आमंत्रित मेहमान कुछ हफ्तों के रिट्रीट के लिए इकट्ठा होते हैं। समय के साथ कई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, सरकारी अधिकारी और बड़े व्यापारी ग्रोव में शामिल हुए हैं। क्योंकि यह जगह निजी है और पत्रकार आसानी से अंदर नहीं जा सकते, इसके बारे में कई साजिश सिद्धांत बन गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बातों में से एक है एक अजीब समारोह जिसे क्रेमेशन ऑफ केयर कहा जाता है। इस समारोह में बड़े बड़े कॉस्ट्यूम, संगीत और एक विशाल उल्लू की मूर्ति होती है। वह एक प्रतीकात्मक आकृति भी लाई जाती है जो चिंताओं या आम जिंदगी की समस्याओं और तनाव का प्रतिनिधित्व करती है। समारोह के अंत में उस आकृति को जलाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि रिट्रीट के दौरान वे अपनी समस्याओं को अस्थायी रूप से छोड़ रहे हैं। क्योंकि समारोह का रूप अलग है, इसलिए यह सोचना आसान है कि इसका कोई गहरा या अलौकिक अर्थ है। लेकिन उपलब्ध सबूत यह दिखाते हैं कि यह क्लब की एक नाटकीय परंपरा है और यह मानव बलि या किसी अन्य अलौकिक गतिविधि का प्रमाण नहीं है। 1989 में पत्रकार फिलिप वीस बोहेमियन ग्रोव में घुस गए और उन्होंने स्पाई मैगजीन के लिए वहां जो देखा उसके बारे में लिखा। उन्होंने क्लब के शक्तिशाली मेहमानों, भाषणों, सामाजिक समारोहों और अजीब परंपराओं का वर्णन किया। इसके कारण और भी ज्यादा लोगों ने देखा कि वाकई में ताकतवर पुरुषों की एक निजी सभा होती है। लेकिन यहाँ सावधान रहना जरूरी है। बोहेमियन ग्रोव सच में मौजूद हैं। यह सच है कि शक्तिशाली राजनेता और व्यापारी इसमें शामिल होते हैं। क्रीमेशन ऑफ केयर समारोह भी सच है, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह समूह गुप्त रूप से राष्ट्रपतियों का चयन करता है। युद्ध शुरू करना या पूरी दुनिया को नियंत्रित करना संभव है कि जब शक्तिशाली लोग एक साथ होते हैं तो उनके बीच महत्वपूर्ण बातचीत होती है, लेकिन यह कहना अलग है कि वे ही गुप्त रूप से हर चीज का फैसला करते हैं जो हो रही है। इसलिए इन तीनों कहानियों में महत्वपूर्ण सबक एक जैसा है। कुछ षड्यंत्र सिद्धांत इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि कोई असली गुप्त प्रोजेक्ट, असली अवैध ऑपरेशन या असली निजी सभा होती है। लेकिन जब कहानी फैलती है तो अक्सर इसमें ऐसे दावे जुड़ जाते हैं जिनका कोई स्पष्ट सबूत नहीं होता। सच्चाई जानने का सबसे अच्छा तरीका है ही न तो तुरंत विश्वास करें और न ही तुरंत हंसें। पहले दस्तावेज, कोर्ट रिकॉर्ड और अन्य सबूत देखें। कहानी का कुछ हिस्सा सच में हुआ है, लेकिन कभी-कभी असली घटना उस साजिश सिद्धांत से कहीं ज्यादा साधारण होती है जो उसके इर्द गिर्द बनाई जाती है। एक और सच्चा मामला जो लंबे समय तक साजिश सिद्धांत जैसा लगता था वो है MK अल्ट्रा।
कोल्ड वॉर के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को डर था कि शायद सोवियत यूनियन और चीन के पास लोगों के दिमाग को नियंत्रित या प्रभावित करने का कोई तरीका है। इसीलिए 1953 में CIA ने एक गुप्त प्रोग्राम शुरू किया जिसे MK अल्ट्रा कहा गया। CIA का लक्ष्य ये था कि ये अध्ययन किया जाए कि क्या ड्रग्स और अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के व्यवहार, याददाश्त और सोच को बदला जा सकता है। उनकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में से एक थी LSD, जो एक शक्तिशाली हेलुसिनोजेनिक ड्रग है जो किसी व्यक्ति की देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता को बदल सकती है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कुछ प्रयोग ऐसे लोगों पर किए गए जिन्हें पता ही नहीं था कि वे टेस्ट का हिस्सा हैं। कुछ लोगों को LSD दी गई बिना उन्हें बताए। अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और अन्य जगहों पर भी ऐसे प्रयोग किए गए जिनमें CIA के पैसे का इस्तेमाल हुआ। कुछ मौकों पर जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें पता ही नहीं था कि रिसर्च के पीछे असली में कौन है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपको कोई पेय दिया गया लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि उसमें कोई तेज दवा भी मिली हुई है। इसके बाद शोधकर्ता यह देखेंगे कि आपके व्यवहार और सोच में कैसे बदलाव आता है। MK अल्ट्रा के कुछ हिस्सों में नैतिक समस्या इतनी गंभीर थी। यह सिर्फ एक साधारण विज्ञान प्रयोग नहीं था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने स्पष्ट अनुमति नहीं दी थी। 1970 के दशक में यह गुप्त प्रोग्राम उजागर होना शुरू हुआ। जांच और भी कठिन हो गई, क्योंकि 1973 में पूर्व CIA निदेशक रिचर्ड हेल्म्स ने कई MK अल्ट्रा रिकॉर्ड नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ वित्तीय दस्तावेज नष्ट होने से बच गए। इसी वजह से जांचकर्ताओं को कई उपपरियोजनाओं के बारे में सबूत मिल ही गए। 1977 में अमेरिकी सेनेट में MK अल्ट्रा के बारे में सुनवाई हुई थी। यहां पर जनता को और भी स्पष्ट रूप से पता चला कि CIA ने मानव व्यवहार में बदलाव का अध्ययन करने के लिए गुप्त प्रयोगों का सच में इस्तेमाल किया था। लेकिन एक बात का साफ साफ पता होना जरूरी है, यह साबित नहीं हुआ कि CIA ने ऐसी कोई मशीन या दवा बनाई है जो किसी इंसान के दिमाग को बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल कर सके। जो साबित हुआ है वो ये है कि CIA ने सच में गुप्त प्रयोग किए थे जिसमें ड्रग्स और दूसरी तरीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस तरह का नियंत्रण संभव है या नहीं। इसलिए कहानी का असली हिस्सा ये है कि CIA कोई माइंड कंट्रोल हथियार नहीं बना पाई। असल में जो हुआ वो ये है कि उन्होंने सच में इंसान के दिमाग और व्यवहार को नियंत्रित करने का तरीका खोजने की कोशिश की, और कुछ टेस्ट ऐसे किए गए जिनके बारे में शामिल लोगों को पता भी नहीं था। दूसरी कहानी और भी गंभीर है, क्योंकि ये लगभग 40 सालों तक चली। यह टस्कीगी सिफिलिस स्टडी है जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। 1932 में US पब्लिक हेल्थ सर्विस ने मैकन काउंटी अल्बामा में यह स्टडी शुरू की थी। शोधकर्ता ये जानना चाहते थे कि जब सिफिलिस का इलाज नहीं किया जाता तो शरीर में क्या होता है। सिफिलिस एक संक्रमण है जो अगर अनदेखा किया जाए तो शरीर में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। 600 अश्वेत पुरुषों को इस स्टडी में शामिल किया गया। उनमें से 399 को सिफिलिस था और 201 को नहीं था। उन पुरुषों में से कई गरीब खेत मजदूर थे। उन्हें असल में ये नहीं बताया गया कि स्टडी में क्या किया जा रहा है, और उन्होंने आज के मेडिकल रिसर्च की तरह सूचित सहमति नहीं दी थी। स्टडी की शुरुआत में सिफिलिस के लिए कोई आसान और पक्का इलाज नहीं था, लेकिन 1940 के दशक में पेनिसिलिन एक प्रभावी इलाज बन गया। यहीं से समस्या और भी गंभीर हो गई। भले ही इलाज मौजूद था, शोधकर्ताओं ने सिफिलिस से पीड़ित पुरुषों को सही इलाज नहीं दिया, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा। अगर इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो इसे सरल शब्दों में समझें। मानो कोई डॉक्टर जानता है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज है, लेकिन वह तुम्हें दवा नहीं देता, क्योंकि वह देखना चाहता है कि अगर बीमारी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वह कितनी गंभीर हो सकती है। पुरुषों को भी साफ साफ नहीं बताया गया कि उन्हें सिफिलिस है। कई सालों तक ये अध्ययन चलता रहा, जबकि कुछ प्रतिभागियों की बीमारी और भी गंभीर होती गई। कुछ पत्नियां भी संक्रमित हो गईं और कुछ बच्चे संक्रमण के साथ पैदा हुए। 1972 में जनता को इस बारे में पता चला। फिर यह कहानी मीडिया में आई। इससे जबरदस्त गुस्सा और जांच शुरू हो गई। 40 साल बाद इस अध्ययन को बंद कर दिया गया। यह घोटाला उन सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक बन गया जिसकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेडिकल रिसर्च में शामिल लोगों की सुरक्षा के लिए नियमों को और बेहतर बनाया। 1974 में नेशनल रिसर्च एक्ट लागू किया गया। बाद में सूचित सहमति और रिसर्च प्रतिभागियों के अधिकारों के बारे में भी और स्पष्ट नियम बनाए गए। इसलिए टस्कीगी की कहानी किसी सरकार द्वारा बनाई गई गुप्त बीमारी के बारे में नहीं है। यह भी सच नहीं है कि इस स्टडी में पुरुषों को जानबूझकर सिफिलिस दी गई थी। उनमें से ज्यादातर को पहले से ही सिफिलिस था जब उन्हें इसमें शामिल किया गया। असल घोटाला यह था कि शोधकर्ताओं को पता था कि उन पुरुषों को बीमारी है। उन्होंने स्टडी को ठीक से समझाया नहीं, और जब प्रभावी इलाज उपलब्ध था तब भी उन्होंने इलाज नहीं दिया। धन्यवाद।